आप कितनी दफ़ा स्पेस के बारे में सोचते हैं? शायद ज़रूरत से कम। अगर इस बात पर गौर किया जाए कि हम स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स का रोज़ाना कितना इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकेंगे। हमारी मॉडर्न ज़िंदगी को आसानी से चलाने के लिए हम उन हज़ारों सैटेलाइट्स पर इन्हिसार करते हैं जो कि स्पेस में मौजूद हैं। लेकिन गुजरते वक्त के साथ एक बड़ा ख़तरा स्पेस में बनता नज़र आ रहा है, स्पेस जंक, जो कि स्पेस डेब्री, स्पेस पोल्यूशन और स्पेस ट्रैश जैसे नामों से भी जाना जाता है। तो आखिर हमने कितना कचरा ऑर्बिट में छोड़ दिया है और हम इसे कैसे साफ़ करेंगे? ख़वातीन व हज़रात, इन्फोवर्स पे खुशामदीद। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्पेस जंक क्या है और ये ख़तरनाक क्यों है। इसके अलावा इसको कैसे साफ़ किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स टीवी सिग्नल और फ़ोन कॉल्स को दुनिया भर में ट्रांसमिट करते हैं। ये मिलिट्री सर्विलियंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, डिज़ास्टर प्लानिंग, गूगल मैप्स, जीपीएस और इंटरनेट जैसी सर्विसेज को फैसिलिटेट करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट वेदर पैटर्न्स प्रेडिक्शंस और क्रॉप फार्मिंग में मदद करते हैं। हमारे समंदर, आउटर स्पेस और ग्लोबल वार्मिंग का डेटा भी फराहम करते हैं। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं, लेकिन हकीकत में सैटेलाइट सेटअप करने की रेस में किसी ने भी स्पेस में फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। स्पेस का नज़ारा बहुत ही पुरकशिश लगता है, जिसमें तैरते मुख्तलिफ प्लैनेट्स एक हैरत अंगेज़ मंजर पेश करते हैं। इंसान के बने सैटेलाइट्स जो ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं, वो यहाँ हैं ज़मीन से ऊपर 2000 किलोमीटर के हिस्से में, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। मगर हकीकत में लो अर्थ ऑर्बिट कभी इतना क्राउडेड नहीं रहा। 2023 ने स्पेस लॉन्चेस के सब रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, जहां 2664 स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में भेजे गए। मगर वहां से फंक्शनिंग यूजफुल स्पेसक्राफ्ट्स ही नहीं हैं। हज़ारों डेड और ब्रोकन सैटेलाइट्स और पुराने रॉकेट्स भी ज़मीन के गिर्द हाई स्पीड से घूम रहे हैं और गुजरते वक्त के साथ कोलिजन का ख़तरा बड़ा मसला बन रहा है। इन पार्टिकल्स की ऑर्बिटिंग स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर तक होती है, जिसका मतलब एक छोटा स्क्रू भी एक्टिव स्पेसक्राफ्ट से टकराकर हैंड ग्रेनेड के बराबर असर डाल सकता है और उसे पूरी तरह डैमेज कर सकता है। साइंटिफिक मॉडल्स एस्टिमेशन के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 29,000 जंक ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर से बड़े हैं, जिन्हें यूएस स्पेस सर्विलेंस नेटवर्क रूटीनली ट्रैक करता है। 6,70,000 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के दरमियान हैं, जबकि 1 सेंटीमीटर से छोटे साइज के ऑब्जेक्ट्स की तादाद 170 मिलियन है, जिनको ट्रैक करना आज तक की टेक्नोलॉजी के साथ मुमकिन नहीं। ज़मीन से 600 किलोमीटर से नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स को कुछ साल लगते हैं वापस ज़मीन के एटमॉस्फेयर में खुद से आने में, जबकि 1000 किलोमीटर से ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स सदियों तक ऑर्बिट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हैं। हम 1957 से सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, बिना किसी प्लान या सिस्टम के जो कि स्पेस जंक को क्लियर करता। आज तक 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ अपने सैटेलाइट स्पेस में भेज चुके हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 नए सैटेलाइट 2030 तक लॉन्च होंगे, जिससे मुमकिन तौर पर एक सुपर जंक स्पेस हाईवे बनने का खदशा है। अच्छी बात यह है कि लीडिंग स्पेस एजेंसीज और कुछ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूरोप्स क्लियर स्पेस और जापान एस्ट्रोस्केल जैसी कंपनीज हमारी स्पेस रेस को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने पर काम कर रहे हैं। ये स्पेस में मौजूद जंक को मॉनिटर कर रहे हैं और सैटेलाइट्स को डेटा भेज रहे हैं ताकि कोलिजन्स को रोका जा सके। मगर ये आइडियल फिक्स नहीं है। 100 ऑफ मिलियंस ऐसे माइक्रो जंक पीसेज हैं जिन्हें ट्रैक करना तकरीबन नामुमकिन है। उसके अलावा सैटेलाइट्स को कोलिजन से बचाने के लिए मैनूवर करना हर बार हज़ारों डॉलर का खर्चा है। इन सब बातों के बीच इस बात पर भी गौर किया गया कि क्या हो अगर हम सैटेलाइट लॉन्चेस की तादाद को कम कर दें। अफसोस के साथ ये भी क्विक फिक्स नहीं है, क्योंकि लोअर अर्थ ऑर्बिट में हर कोलिजन एक नया जंक क्लाउड जनरेट करता है, जो और भी ज़्यादा कोलिजन्स का सबब बनता है, जिसका नतीजा एक थ्योरेटिकल कैस्केड इफेक्ट कैसलर सिंड्रोम है, जो 1978 में नासा साइंटिस्ट डोनाल्ड जे कैसलर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। जिसके मुताबिक अगर ऐसे कोलिजन इंसिडेंट्स होते रहे तो ज़मीन के इर्द गिर्द ऑर्बिट में जंक की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे सैटेलाइट्स, एस्ट्रोनॉट्स और मिशन प्लानर्स का स्पेस में जाना किसी हद तक नामुमकिन हो सकता है, जिसका हम हरगिज़ सामना नहीं करना चाहेंगे। फिजिकली एक पीस को स्पेस जंक को क्लीन करने के लिए उसे डी ऑर्बिट करना पड़ता है। इसका मतलब है कि इसे पकड़कर अर्थ एटमॉस्फेयर में पुश करना होता है
जहां ये री एंट्री पर मोस्टली बंद हो जाता है, जैसे एक शूटिंग स्टार। मगर ये एक महंगा ऑपरेशन है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का पहला एक्चुअल रिमूवल मिशन 2025 में एक स्विस स्टार्टअप कॉल्ड क्लियर स्पेस लॉन्च करेगा। उनके सैटेलाइट में एक बड़ा ग्रैपलिंग सिस्टम है जो एक बड़े पीस ऑफ जंग को होल्ड करने में मदद करेगा। उनका पहला चैलेंज होगा स्पेस के सही हिस्से में लॉन्च करना, ताकि जंग को कैच कर सकें बिना उससे टकराए। उसके बाद उन्हें इस ऑब्जेक्ट के साथ 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मैच करना होगा और फिर कैप्चर, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां फ्रिक्शन नहीं है और ना ही ग्रेविटी, क्योंकि ऑर्बिट में मौजूद हर चीज़ तैर रही है। जब ये हो जाता है वो ऑब्जेक्ट को स्टेबलाइज करेंगे और इसे स्लो करेंगे, ताकि इसे अर्थ एटमॉस्फेयर में री इंट्रोड्यूस कर सकें साउथ पैसिफिक के पॉइंट नीमो के ऊपर, जहां ऑब्जेक्ट बंद हो जाए। साउथ पैसिफिक ओशन की गहराई में एक पॉइंट है जो ज़मीन से सबसे ज़्यादा दूर है। इस जगह को पॉइंट नीमो कहते हैं और ये मकाम तकरीबन 2688 किलोमीटर दूर है करीबी ज़मीन से, जो इसे दुनिया का सबसे दूर और तन्हा मकाम बनाता है। अगर आप कभी मिडिल ऑफ द ओशन का इस्तेमाल करते हैं तो ये वाकई में वही है। प्रोफेसर गुलियर्मो एग्लियाटी सूर्य स्पेस सेंटर से एक लो कॉस्ट स्पेस जंक रिमूवल कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। उनका मिशन रिमूव डेब्रिस एक क्लीनअप सैटेलाइट को ट्रायल कर रहा है, जिसमें एक हार्पून है जंग को टारगेट करने के लिए और एक स्पाइडर लाइक नेट है जो एक फ्लोटिंग मेटल पीस को कैप्चर करता है। मगर ये टेस्ट ट्रैश बस्टिंग भी अराउंड 15 मिलियन यूरोस का खर्चा था। उसके अलावा एक ग्राउंड बेस्ड लेज़र सिस्टम नासा के प्रोजेक्ट ओरियन के जरिए 1996 में प्रपोज किया गया था और नासा के 2023 कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के मुताबिक स्पेस जंक रिमूवल मेथड का एक ग्राउंड या स्पेस बेस्ड लेज़र सिस्टम सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव तरीका होगा 1 to 10 सेंटीमीटर साइज के जंक को रिमूव करने का। एक रेडार सिस्टम छोटे जंक के टुकड़े को होराइजन से आते हुए डिटेक्ट करेगा और उसकी पोजीशन को लॉक करेगा और उसके बाद लेज़र से उसे डिस्ट्रॉय। यूरोप, चाइना और ऑस्ट्रेलिया में ब्रूम लेज़र डेवलप हो रही हैं जो स्पेस में फायर करके जंक पीसेस को इस तरह टारगेट करें कि वो अर्थ एटमॉस्फेयर में आके डिस्ट्रॉय हो जाएं। FCC ने रिसेंटली एक नया 5 ईयर रूल बनाया है सैटेलाइट्स के लिए, ताकि वो अपने मिशंस के बाद डी ऑर्बिट हो जाएं। मगर स्पेस गाइडलाइन इन्फोर्स करना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई पुलिस या ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो आपको फाइन कर सके या कुछ और। एक और इशू ये है कि एक मुल्क की क्लीनअप टैग दूसरे का डिस्ट्रक्टिव वेपन भी बन सकती है। दुनिया भर में कुछ कमर्शियल कंपनीज इस पर काम कर रही हैं और हम शायद उस मुस्तकबिल से इतने दूर नहीं जहां ग्राउंड और स्पेस बेस्ड लेज़र सिस्टम स्पेस जंक को नाइट स्काई से क्लियर करते नजर आएंगे। फिलहाल इंटरनेशनल स्पेस लॉ किसी भी बॉडी को स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को टच करने से मना करती है जो उसने लॉन्च ना किया हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई जापानीज़ कंपनी जैसे कि एक्स फ्यूजन या नासा लेज़र ब्रूम डेवलप कर भी ले तो वो उसे यूज़ नहीं कर सकती एक डेड रशियन सैटेलाइट पर। तो फिलहाल ये फैसला होना बाकी है कि कौन सा बेस्ट सोल्यूशन होगा। 2030 तक सैटेलाइट्स की तादाद ऑर्बिट में 4 गुना होने का अंदाज़ा है। स्पेस जंग से होने वाला ख़तरा तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम अपनी इस कनेक्टेड दुनिया को मेंटेन रखना चाहते हैं तो गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और साइंटिस्ट को सीरियसली रीथिंक करना होगा कि हम अपने स्पेस एनवायरनमेंट के साथ क्या कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में स्पेस जंग को साफ़ करने का बेहतरीन तरीका क्या है और इसे करने का जिम्मेदार कौन होना चाहिए? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। आज की वीडियो यहाँ इख्तिताम होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक दिलचस्प टॉपिक के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। महफूज रहें।